हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमंग स्टडी पर। और मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक हफ्ते के करंट अफेयर्स। यहां पर टॉप 30 क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने की बहुत अच्छी संभावना है और सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चंस होंगे और हम बहुत अच्छे से उनको जानेंगे, उनको समझेंगे। जो भी चीज़ें होंगी वो हम जानेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों, अंत तक इस सेशन में ज़रूर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। रेलवे के एग्जाम्स के बारे में आप जान चुके हैं कि 15 दिसंबर से एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो उमंग स्टडी और गाइडली ने मिलकर के लिए आपके कोर्स डिज़ाइन किया है। ठीक है दोस्तों, उमंग स्टडी और गाइडली ने मिलकर के लिए आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया है। नाम दिया इसका सफलता बैच, जहां पर 155 घंटे से ज़्यादा की आपको लाइव क्लास मिलती है। 150 से ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिलते हैं। 30 कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलते हैं और वैलिडिटी इसकी होगी दोस्तों 6 महीने। इसको e-store.ibpsguide.com पर जाकर के आप परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सुनहरा मौका है सिर्फ आज तक के लिए। 11 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ आज के लिए क्या है दोस्तों, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। कितने का? 50% का डिस्काउंट, बशर्ते आपको ये कोड इस्तेमाल करना है AKHI। तो ये जो 625 रुपीज़ का कोर्स है ये आपको 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ऑफर सिर्फ आज के लिए है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, उस अभिनेत्री का नाम बताइए जिसने फोर्ब्स की सबसे ऊंची अदाकारी वाली अभिनेत्रियों की सूची 2020 में सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये है, उस अभिनेत्री का नाम बताइए जो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है 2020 में। मतलब पूरे विश्व की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली अदाकारा एक्ट्रेस कौन है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। इसमें जानते हैं क्या सही आंसर। सही आंसर है दोस्तों सोफिया वर्गरा। कौन है? सोफिया वर्गरा। जानते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, कोलंबिया, कोलंबिया कहाँ है? यूएसए में। कोलंबिया में जन्मी अमेरिकी अभिनेत्री सोफिया वर्गरा, जो अमेरिकन टीवी शो मॉडर्न फैमिली से फेमस हुई, फोर्ब्स की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस 2020 की वार्षिक सूची में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री हैं। और इनकी कमाई कितनी है दोस्तों? 43 मिलियन डॉलर, 43 मिलियन डॉलर। इंडियन रुपी में लगभग बात करें तो 315 करोड़ रुपए। 315 करोड़ रुपए इन्होंने कमाई करी है एक साल में। कोई भी भारतीय एक्ट्रेस इसमें शामिल ही नहीं है। इस बार कोई भी भारतीय एक्ट्रेस इसमें शामिल ही नहीं हो पाई। ये 5 हैं, टॉप 5 देख लीजिएगा। नंबर 1 पर सोफिया वर्गरा, ठीक है। देन सेकंड पे एंजेलिना जॉली, थर्ड पे है गल गदोत, फोर्थ पे है मेलिसा मैकार्थी और फिफ्थ पे मराइल स्ट्रेप। तो ये पूरी लिस्ट है। और दोस्तों, ये जो मैं सेशन आपको पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके अपने ग्रुप पे, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, एचडीएफसी बैंक के मुख्य विपणन अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ, सीएमओ का मतलब है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की फोर्ब्स सूची में मान्यता दी गई है। मतलब उस व्यक्ति का नाम बताइए जो भारतीय है। हर एक कंपनी में आप जानते हैं मार्केटिंग के लिए ये जितने एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप टीवी पर देखते हो ना, तो ये मार्केटिंग करी जाती है। जितने एड्स वगैरह आते हैं, टीवी एड्स देखते हो या कुछ भी, किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मार्केटिंग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां एक ऑफिसर की नियुक्ति करती हैं जिसको चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या मुख्य विपणन अधिकारी कहते हैं। तो मुख्य विपणन अधिकारियों की सूची में इंडिया से कौन सा व्यक्ति आ पाया है? तो यहां पर आए हैं दोस्तों रवि संथानम। कौन आए हैं? रवि संथानम। जानते हैं इनके बारे में? तो रवि संथानम दोस्तों ये एचडीएफसी बैंक के मुख्य विपणन अधिकारी हैं। जो एचडीएफसी बैंक है इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का बैंक, उसके ये चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। और इनकी इस फोर्ब्स की सूची में कौन सी रैंक आई है? 39वीं रैंक आई है। नंबर 1 पर जानते हैं कौन है? तो एप्पल कंपनी आप सभी लोग जानते हो जिसका मोबाइल आता है। तो एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग के फिल शिलर, ये नंबर 1 पे हैं। दूसरे नंबर पर WWE, तो WWE आप देखते हो जो कुश्ती वाला आता है ना, WWE, तो WWE की चीफ ब्रांड ऑफिसर है स्टेफनी मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन। तो इनको रैंक 2 मिला है। और ग्लोबल सीएमओ ऑफ रेस्टोरेंट ब्रांड इंटरनेशनल वाइल फर्नांडो, तो ग्लोबल सीएमओ ऑफ रेस्टोरेंट ब्रांड है, ठीक है, वाइल फर्नांडो, इनको 3rd रैंक मिली है। और इंडिया से जो है एचडीएफसी बैंक के रवि संथानम, ये आपको याद रखना है, बेसिकली याद रखिएगा।
तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने राज्य में सड़क की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान योजना शुरू करी है? मतलब सड़कों की मरम्मत के लिए, जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनकी मरम्मत के लिए किस राज्य ने पथश्री अभियान योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों शुरू किया है ये वेस्ट बंगाल ने। जानते हैं इसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पथश्री अभियान नामक एक नई योजना शुरू करी है। पथश्री अभियान एक सड़क मरम्मत योजना है जिसके तहत राज्य भर में 12,000 किलोमीटर तक की सड़कों के 7,000 से अधिक हिस्सों को मिशन मोड में समयबद्ध तरीके से मरम्मत किया जाएगा। याद रखिएगा, नई सड़क नहीं बनानी है, जो बनी हुई सड़क हैं जिनमें गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं उनको सही कराने के लिए, उनकी मरम्मत के लिए इस योजना को लागू किया गया है, पथश्री अभियान योजना। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 1.4% के स्टेक के लिए कौन सी कंपनी 6,247.50 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है? दोस्तों इस समय रिलायंस जो है, रिलायंस रिटेल वेंचर में अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। रिलायंस का रिटेल बिजनेस आप जानते हो, जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह के शोरूम आप देखते हो ना, ये सब रिलायंस का रिटेल में आता है। आपने रिलायंस के शोरूम देखे होंगे जहां पर रिलायंस फुटप्रिंट शूज़ वगैरह भी मिल जाते हैं। आपने ऐसे भी रिलायंस के शोरूम देखे होंगे जहां फ्रिज वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, घर का सामान। तो ये सब रिलायंस के रिटेल वेंचर में आता है। और जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन है, ऐसे ही रिलायंस ने एक नया लॉन्च किया है जियो मार्ट। तो ये रिलायंस का रिटेल वेंचर है। अब रिलायंस के रिटेल वेंचर में कई कंपनियां निवेश कर रही हैं। तो यहां पर पूछा गया है किस कंपनी ने 1.4% स्टेक के लिए 6,247.50 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो दोस्तों ये कंपनी है मुबाडला। कौन सी कंपनी है? मुबाडला। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ है? यूएई में। अबू धाबी यूएई, याद रखिएगा, ठीक है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। तो अबू धाबी में ही इसका ऑफिस है। कई कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया है, देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको पूरी इमेज के थ्रू बता देता हूँ। सबसे पहले इन्वेस्ट किया सिल्वर लेक ने 1.75%, 7,500 करोड़, ठीक है दोस्तों। फिर 1.28 केकेआर ने किया यहाँ पर 5,550 करोड़। जनरल एटलांटिक ने यहाँ पर किया है 3,675.84% के लिए। सिल्वर लेक को इन्वेस्टर्स ने किया है 1,875.38%। मुबाडला 6,247.50, 1.40। जीआईसी नाम की कंपनी ने 5,512.50 करोड़ में 1.22, 1.22% की हिस्सेदारी खरीदी है। देन टीपीजी 1,837.50, 0.41 और एडीआईए 5,512.50 करोड़, 1.20 मतलब 1.20%। तो कुल मिलाकर के रिलायंस के रिटेल वेंचर में अब तक कितना इन्वेस्टमेंट आ चुका है? 37,710 करोड़। और इसके लिए कितना स्टेक बेचा जा चुका है? 8.48%। 8.48% स्टेक बेचने के बाद रिलायंस रिटेल वेंचर ने 37,710 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं अपनी कंपनी के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के गांधी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन का गांधी अवार्ड, इसके लिए कौन सा व्यक्ति चुना गया है? तो दोस्तों इस बार इसके लिए चुने गए हैं संजय सिंह। संजय सिंह कौन है? ये आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। आम आदमी पार्टी से ये कौन है? राज्यसभा के सांसद हैं। तो क्यों चुना गया इनको, जानते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन द्वारा गांधी पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। अब क्यों चुना गया? इन्होंने भारत में इजराइल में निजी कंपनियों की बियर की बोतलों पर महात्मा गांधी की छवि को हटाने के लिए राजनयिक हस्तक्षेप कर रहे थे। मतलब इजराइल में कुछ बियर बॉटल्स थीं जिन पर महात्मा गांधी की छवि थी, महात्मा गांधी का चित्र था, उनको हटाने के लिए भारत में इन्होंने संसद में मुद्दा उठाया था। तो इसके लिए इनको गांधी अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत ने परमाणु सक्षम मतलब परमाणु ले जाने वाली सौर मिसाइल के एक नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह लगभग पर लक्ष्य को मार सकता है। मतलब सौर मिसाइल का जो नया संस्करण है उसकी रेंज पूछी गई आपसे कि वो कितने रेंज पर अपने लक्ष्य को मार सकता है। तो इसकी रेंज है दोस्तों 800 किलोमीटर। कितनी है? 800
किलोमीटर इसकी रेंज है, जानते हैं इसके बारे में। तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने उड़ीसा के तट से दूर बालासोर में सौर्य सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल, ये कौन सी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखिएगा, कुछ बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, कुछ क्रूज मिसाइल होती हैं, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और न्यूक्लियर ले जाने वाली, मतलब परमाणु क्षमता वाली ये मिसाइल है, और सतह से सतह पर मार करने वाली है। कैसी? तो इसका सर्फ याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह। अब इसकी रेंज कितनी है? 800 किलोमीटर की सीमा में अपने लक्ष्य को मार सकती है। ठीक है, और मौजूदा मिसाइल की तुलना में यह मिसाइल हल्की और आसान होगी। मतलब सौर्य का ये जो नया संस्करण है, ये पुराने वाले संस्करण से हल्का होगा और आसान होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर किस देश की नौसेना के साथ किया जा रहा है? याद रखिएगा, सेनाएं आपस में, दूसरे देशों की सेनाएं और हमारे देशों की सेनाएं आपस में मिलकर के अभ्यास करती हैं। तो उन अभ्यास के लिए कई तरह के अभ्यास होते हैं। तो पूछा गया बोंगो सागर, ठीक है, बोंगो सागर नाम से एक अभी नौसेना अभ्यास किया गया। ये जो नौसेना अभ्यास किया गया है, किस देश की नौसेना के साथ किया गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश, जानते हैं इसके बारे में। तो भारतीय नौसेना का दूसरा संस्करण बांग्लादेश की नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ। मतलब जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल की जो उत्तरी खाड़ी है, वहां पर यह नौसेना अभ्यास शुरू हुआ। और ये कौन सा संस्करण है? ये दूसरा संस्करण है। मतलब एक बार इसके पहले ये अभ्यास हो चुका है, दूसरी बार होने जा रहा है। अगेन, स्वदेश निर्मित, हमारे देश में निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर कार्वेट इंडियन नवल शिप किल्टन, मतलब भारत का जो शिप है वो आईएनएस किल्टन और दूसरा आईएनएस खुखरी, ये भाग लेंगे। और बांग्लादेश से बीएनएस अबू बकर, ठीक है, एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट और बीएसपी प्रटॉय, ये यहां पर भाग लेंगे। आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो ये, इसका नाम, आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा जाएगा कि बोंगो सागर नाम का नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ? तो याद रखिएगा, बोंगो सागर नाम का नौसेना अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। देन विष्णु शिवराज पांडियन ने हाल ही में किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावा किया है? विष्णु शिवराज पांडियन ने अभी हाल ही में भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीता है। तो पूछा गया इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता है वो किस खेल के लिए जीता है? तो दोस्तों इन्होंने जीता है शूटिंग के लिए। ऑनलाइन शूटिंग की एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, समझिएगा। तो निशानेबाजी में भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। याद रखिएगा, ये 5वां संस्करण है, ठीक है। और 10 मीटर एयर राइफल, कौन सी? 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है। क्या जीता है? गोल्ड, मतलब चैंपियनशिप ही जीती है। द वर्ल्ड नंबर 27, विश्व के 27वें नंबर के एटने जर्मॉन्ड ऑफ फ्रांस, एटने जर्मॉन्ड इनका नाम है, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के। ये दूसरे पर आए। और तीसरे पर कौन आए हैं? मार्टिन स्ट्रमफेल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है। तो याद रखिएगा, यहां पर आपको मेन नाम जो याद रखना है वो कौन सा याद रखना है दोस्तों? विष्णु शिवराज पांडियन, इन्होंने जीता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, देखिए दोस्तों, जानते हैं आप अपने देश का 5 सितंबर को हमारे देश का शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे कह लीजिए या वर्ल्ड टीचर्स डे कह लीजिए, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूछा गया है इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का विषय क्या था? तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का विषय क्या था? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर। तो लीडिंग इन क्राइसिस, क्राइसिस से लड़ रहे हैं, री इमेजिंग द फ्यूचर, तो पूरी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, तो एक तरीके से फ्यूचर को री इमेजिन कर रहे हैं टीचर्स। तो ये इसका याद रखिएगा, अक्टूबर 5 को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये यूनेस्को के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब इसकी स्थापना किसने करी थी? यूनेस्को ने करी थी। यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पेरिस, फ्रांस। कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। और सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, थीम टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग द फ्यूचर।
किस राष्ट्र ने राष्ट्रपिता की 151वीं जयंती के अवसर पर रेडियो जेल सेवा शुरू करी है? मतलब आप जानते हैं महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, तो इस अवसर पर देश के किस जेल ने रेडियो जेल नाम से एक सेवा शुरू करी? रेडियो प्रिजन, क्या नाम दिया उसको? रेडियो प्रिजन, रेडियो जेल। तो ये साबरमती सेंट्रल जेल ने ये सेवा शुरू करी है। अब इस सेवा के अंतर्गत क्या होगा? जैसे आपको रेडियो पे चीज़ें सुनाई जाती हैं ना, एफएम सुनते होगे, तो अगेन आपको एफएम पे कई इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों? ठीक है, यहाँ पर रेडियो जेल परिसर के भीतर कैदियों को शैक्षिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी विवरण प्रदान करेगा। मतलब इस रेडियो के द्वारा क्या होगा? जो भी जेल के लोग हैं उनको क्या किया जाएगा? शैक्षिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी विवरण प्रदान करेगा। जैसे यरवदा जेल में संजू ने शुरू किया था। अगर आपने मूवी देखी हो संजू, तो आप देखते हैं वो यरवदा जेल में क्या है, अपनी बात रखते थे। बट यहाँ पर क्या है? शैक्षिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी विवरण प्रदान किया जाएगा। इसका उद्घाटन KLN राव ने किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने व्हाट इंडिया ईट्स रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। किस संगठन के साथ मिलकर के रिपोर्ट जारी करी है? तो ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। इसने जारी करी है व्हाट्स इंडिया ईट्स रिपोर्ट, मतलब भारत क्या खाता है उसकी रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट किसके साथ मिलकर के जारी करी है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का हेड ऑफिस कहाँ पर है? ये है तेलंगाना, हैदराबाद में। कहाँ पर? तेलंगाना, हैदराबाद में इसका हेड ऑफिस है, याद रखिएगा। देन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं इसके बारे में। तो ICMR, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने व्हाट्स इंडिया ईट्स रिपोर्ट जारी करी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के सहयोग से रिपोर्ट जारी करी गई है। अब इसने क्या बताया समझिएगा। देश के शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की लोगों की तुलना में अधिक वसा का सेवन किया। मतलब फैट वाले जो फूड होते हैं ना, जैसे फास्ट फूड वगैरह, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, तो फैट जो कंज्यूम किया शहर वालों ने ज़्यादा कंज्यूम किया, और जो ग्रामीण क्षेत्रों हैं उन्होंने कम कंज्यूम किया। शहर के लोगों ने लगभग प्रतिदिन 51.6 ग्राम, लगभग आप समझ लीजिए 50 ग्राम पर डे कंज्यूम किया है, और रूरल के लोगों ने लगभग 36 ग्राम प्रतिदिन कंज्यूम किया है। ओवरऑल ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, तो मोटापा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि आप जानते हैं शहरी क्षेत्रों के लोग काम कम करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो 12.5% पॉपुलेशन में मोटापा है कहाँ? शहरी क्षेत्रों में। और रूरल एरियाज में बात करें तो सिर्फ 4.9% लोगों में मोटापा है। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ICMR, तो ICMR का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। लीडर मतलब इसके हेड कौन है इस समय? बलराम भार्गव। ICMR कब बना था? 1911 में। देन आगे, तमिलनाडु मछुआरों के लिए किस बैंक ने रुपे किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी है? आप जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं, आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आप जानते हैं, आपके जो फादर जो किसानी का काम कर रहे हैं, तो आप जानते हैं उनको एक क्रेडिट कार्ड जरूर मिला होगा उनकी अपनी खेती के आधार पर। तो जितने भी गांव हैं वहां पर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। उस क्रेडिट कार्ड से वो क्या कर सकते हैं? बैंक से बार बार विजिट करने की जरूरत नहीं है, एक बार लिमिट बना दी जाती है। उस लिमिट के आधार पर वो जब चाहें तब बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। जैसे लोन लेते हैं बैंक से तो अप्लाई करना पड़ता है बार बार, लेकिन यहाँ पर वन टाइम आपकी लिमिट बन जाएगी। उस लिमिट को आप इस्तेमाल करते ही रहिए, चुकाते रहिए, फिर इस्तेमाल करिए, फिर चुका दीजिए। इस तरीके से वो सिस्टम चलता रहता है। तो अभी तक ये किसके लिए था? किसानों के लिए। अब मछुआरों के लिए तमिलनाडु ने लागू किया है। जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं, जो मछली पालन का कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सुविधा लागू कर दी गई है। तो ये सुविधा किस बैंक के द्वारा दी जा रही है? इंडियन बैंक के द्वारा। इंडियन बैंक के द्वारा, समझिएगा यहाँ पर। तो इंडियन बैंक ने तमिलनाडु में मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है। देन इस योजना की विशेषताओं में क्या है? 2 लाख तक की परिक्रामी ऋण की उपलब्धता, मतलब 2 लाख, ठीक है। और परिक्रामी का मतलब यहाँ है 2 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी। आप जितना इस्तेमाल करोगे
फिर चुकाते जाओगे, ये लिमिट बढ़ती जाएगी। पता चला 1 लाख मैंने इस्तेमाल कर लिया तो हमारे कार्ड की लिमिट बचेगी 1 लाख। फिर हमने जो इस्तेमाल किया वो चुका देंगे तो वापस लिमिट कितनी हो जाएगी, 2 लाख रुपए। यहाँ पर ब्याज कितना चुकाना होगा, 7%। लेकिन अगर 1 वर्ष के भीतर मैंने जितना भी ऋण इससे लिया है वो चुका देता हूं तो मुझे 3% ब्याज कम देना पड़ेगा। मतलब 7 की जगह सिर्फ कितना ब्याज देना पड़ेगा, 4%। और ये जो स्कीम है ये किसके अंतर्गत दी जा रही है, मुद्रा। मुद्रा नाम की योजना को अगेन याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से योजना शुरू करी गई थी सन 2015 में, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण बांटे जाते हैं। वो ऋण कौन कौन से हैं, शिशु ऋण। शिशु ऋण के अंतर्गत याद रखिएगा 50,000 तक का लोन दिया जाता है। कितने रुपए तक का, 50,000 तक का लोन। शिशु के बाद आता है किशोर लोन। ठीक है, किशोर लोन के अंतर्गत दोस्तों 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की बात आती है। कितने की, 5 लाख। और किशोर के बाद किसकी बात आती है दोस्तों, तरुण की। तरुण के अंतर्गत कितना दिया जाता है, ये दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख। 5 लाख से 10 लाख। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला नाम बताओ। मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऐसा पहला हवाई अड्डा जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा, मतलब सोलर से उसको ऊर्जा मिलेगी। तो ये कौन सा एयरपोर्ट अथॉरिटी का अड्डा है, यह है पुडुचेरी एयरपोर्ट। पुडुचेरी एयरपोर्ट, ठीक है, पुडुचेरी में ही है। तो दोस्तों पुडुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमान प्राधिकरण का पहला हवाई अड्डा बन गया जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। अब 500 किलोवाट, पी का मतलब होता है पीक, मतलब मैक्सिमम जो कैपेसिटी इसकी है वो कितनी है, 500 किलोवाट, 500 किलोवाट। इसको 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। और संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है, 2.8 करोड़। 2.8 करोड़ में ये संयंत्र लग करके तैयार हुआ है। तो आपको दिमाग में रखना है कि सब सोलर पावर्ड, ठीक है, तो सोलर पावर्ड याद रखिएगा। पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पूरी तरीके से लागू हो गया वो कौन, पुडुचेरी एयरपोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके सभी एग्जाम में नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो नोबेल पुरस्कार आप जानते हैं अनाउंस होना शुरू हो गए हैं। हर दिन एक अवार्ड अनाउंस किया जाता है। तो सबसे पहला जो अवार्ड आया है वो किसमें, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2020 का नोबेल पुरस्कार का इनमें से कौन विजेता नहीं है। ठीक है, तो अगेन समझिएगा यहाँ पर कौन विजेता है, सॉरी इसमें नॉट गलत लग गया। ठीक है, कौन इसमें विजेता है ये बात याद रखिएगा। तो इसमें कौन विजेता है हम समझते हैं। तो ये 3 लोग हैं, हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटेन। ये तीनों लोग विजेता हैं इसके, याद रखिएगा। फॉलोइंग इज द विनर, ये नॉट हटा दीजिएगा, कंप्यूटर जी से गलती हो गई है इसको टाइप करने में थोड़ा। तो याद रखिएगा कौन है, तो ये तीनों लोग हैं, जानते हैं इनके बारे में। तो अगेन ये 3 लोगों को मिलेगा, हार्वे जे आल्टर, चार्ल्स एम राइस ऑफ अमेरिका, ये दोनों लोग अमेरिका से हैं। और एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है माइकल ह्यूटेन। ठीक है, किसके लिए मिला है, तो हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। हेपेटाइटिस सी वायरस इन्होंने खोज किया है, उसके लिए इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अवार्डेड बाई, कौन पुरस्कार देगा इनको, तो नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम, स्वीडन। नोबेल की एक असेंबली है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में ये अवेलेबल है, वही इनको पुरस्कार वितरित करेगी। नोबेल के बारे में जान लीजिए। नोबेल पुरस्कार आप सभी लोग जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। 1985 में स्थापना हुई थी इनकी। पहली बार जो नोबेल प्राइज दिया गया 1901 में दिया गया। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी, फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान और आर्थिक विज्ञान। तो ये 6 क्षेत्रों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देन पुरस्कार कौन सा देश देता है, तो सभी पुरस्कार स्वीडन देता है, स्वीडन। लेकिन एक्सेप्ट द पीस प्राइज, जो शांति का पुरस्कार है वो स्वीडन नहीं देता है। शांति का पुरस्कार कौन देता है, नॉर्वे देता है। तो शांति का पुरस्कार नॉर्वे देगा और बाकी सभी पुरस्कार कौन देगा, स्वीडन देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
नेम द न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ एमपीसी कमेटी। अगेन भारत सरकार द्वारा नियुक्त आरबीआई के एमपीसी समिति के नए बाहरी सदस्यों का नाम बताइए। अब एमपीसी क्या है? एमपीसी है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, हिंदी में कहेंगे मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति आप सभी लोग जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, जैसे कि मैं आपको नाम बता देता हूं, बैंक दर, रेपो दर, ठीक है, रिवर्स रेपो दर। ये वो दरें होती हैं जिनसे भारत में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि महंगाई को नियंत्रित किया जाता है। तो अगेन समझिएगा यहां पर, तो ये जो समिति है पूरी की पूरी, इस समिति में 3 आंतरिक सदस्य होते हैं, 3 बाहरी सदस्य होते हैं। आंतरिक का मतलब ये है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपने लोग हैं वही होंगे, और 3 बाहरी होंगे जिनकी नियुक्ति भारत सरकार करती है। तो 3 बाहरी सदस्य अभी नियुक्त हुए हैं, उनके नाम पूछे गए। तो दोस्तों उनके नाम हैं आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े। अब समझिएगा यहां पर, तो ये 3 नए मेंबर हैं, प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, डॉक्टर शशांक भिड़े। इन्होंने इन 3 लोगों को रिप्लेस किया है। ये 3 लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया। यहां पर कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष का, 4 ईयर्स का यहां पर टाइम ड्यूरेशन होता है। तो वो कंप्लीट हो गया था, तो ये लोग चले गए, इनकी जगह ये लोग आ गए। तो ये 3 तो हो गए बाहरी सदस्य। अब 3 आंतरिक सदस्य कौन कौन से हैं इस समय? तो शक्ति कांता दास, आप जानते हो ये आरबीआई के इस समय क्या हैं? गवर्नर हैं। तो जो एमपीसी कमेटी होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, इस समिति के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? शक्ति कांता दास। मतलब जो भी आरबीआई का गवर्नर होगा वो इसका सदस्य बन जाएगा। देन दूसरे नंबर पर मृदुल के सागर, मतलब दूसरे सदस्य, और तीसरे सदस्य हैं डॉक्टर माइकल देबव्रत पात्रा। तो 3 सदस्य ये अंदरूनी हैं, मतलब ये आरबीआई के ऑफिशियल हैं, और 3 की नियुक्ति भारत सरकार ने करी है। नियुक्ति मैंने आपको बता दिया, जो भारत सरकार करती है उनकी 4 वर्ष होती है। और एमपीसी में कुल कितने सदस्य हुए? 6 सदस्य। अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो भारत का जो आरबीआई का गवर्नर है वही यहां पर अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुर्सनी को भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? तो अगेन किस राज्य की मिर्च है डल्ले खुर्सानी, जिसको अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक मिला है? तो भौगोलिक संकेतक किसको मिला है? डल्ले खुर्सानी को। और ये कहाँ की है? सिक्किम की मिर्च है। ठीक है, बहुत तीखी मिर्च होती है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ये टैग जैसे आप कुछ प्रोडक्ट पर देखते हो ना, किसी प्रोडक्ट पर आप देखते हो आईएसआई टैग है, तो आईएसआई टैग है तो क्या है? आपको क्वालिटी का सर्टिफिकेशन मिल गया ना। आप अगर ज्वेलर्स की दुकान पे ज्वेलरी खरीदने जा रहे हो तो उसमें हॉलमार्क से मार्किंग करी जाती है। तो हॉलमार्क से मार्किंग अगर है तो इसका मतलब हमारा भरोसा बढ़ जाता है, हमें लगता है ये चीज़ ओरिजिनल है। तो सेम एज कुछ ऐसा ही एक टैग होता है जिसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आप जानते हैं हर जगह की कोई ना कोई चीज़ फेमस होती है। एक एग्जाम्पल की बात करें, आप सभी लोग में से जो भी लोग आगरा गए हों तो आगरा में ताजमहल है। आगरा ताजमहल के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन आगरा का पेठा भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मथुरा के पेड़े प्रसिद्ध हैं। ठीक है, लखनऊ के पास एक जगह है मलिहाबाद, मलिहाबाद का आम प्रसिद्ध है। तो इस जगह से किसी एक क्षेत्र विशेष की कोई ऐसी वस्तु जो बहुत फेमस है, तो अगेन उस वस्तु को उसी क्षेत्र ने निर्धारित किया है, बनाया है, तो उसके लिए जियोग्राफिकल टैग दे दिया जाता है। और ये टैग मिल गया तो मतलब वो वस्तु भी एक विशेष वस्तु है जो कि उसी रीजन की है। अब जैसे अगेन आप देखते हैं, आगरा को छोड़ दीजिए, पता चला हैदराबाद में एक व्यक्ति ने दुकान खोल दी है और उसमें लिख दिया है आगरा का मशहूर पेठा यहाँ मिलता है। अब वो बन वही रहा है हैदराबाद में, लेकिन नाम आगरा का है। तो ऐसा लोग नहीं कर पाएंगे अगर क्या दे दिया जाएगा? जियोग्राफिकल टैग दे दिया जाएगा, तो कोई उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ अभी हाल ही में कुछ टैग दिए गए हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कोविलपट्टी कदलई मिठाई, तो ये अगेन तमिलनाडु के तूथकुंडी डिस्ट्रिक्ट की ये मिठाई है, इसको भौगोलिक टैग मिला है। देन चक हाओ ये ब्लैक राइस है, काला चावल है, मणिपुर का, इसको भी टैग मिला है।
टेराकोटा, ये खिलौने होते हैं, गोरखपुर में इनको बनाया जाता है, इनको मिला है। सेफ्रॉन आप जानते हैं, ठीक है, सेफ्रॉन। केसर की मैं बात कर रहा हूं, केसर, तो कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। देन मोयरा बनाना, मोयरा केले, हरमल चिली, हरमल का मिर्चा, और खाजे, ये मीठी डिश होती है, स्वीट डिश, ये तीनों गोवा की हैं, इनको भौगोलिक संकेतक मिला है। तेलंगाना में एक कपड़ा होता है जिसको तेलिया रुमाल के नाम से जानते हैं, तो इसको भी भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत और म्यांमार रखीन राज्य में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं? मतलब इंडिया एंड म्यांमार हैव एग्रीड टू वर्क टुवर्ड्स द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन रैखिन स्टेट। अब रैखिन स्टेट कहाँ है? म्यांमार में है दोस्तों। मतलब म्यांमार का एक राज्य है, जैसे भारत का एक राज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में कोई जिला है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले में कोई काम हो रहा हो, तो ऐसे समझ लीजिएगा कि भारत ने म्यांमार का एक स्टेट है रैखाइन स्टेट, इसमें एक पोर्ट है जिस पोर्ट को डेवलप कर रहा है भारत, क्योंकि अगेन पोर्ट आप जानते हैं सामान लाने ले जाने के लिए बहुत अहम महत्वपूर्ण होते हैं, तो भारत उसको डेवलप करेगा। उस पोर्ट का नाम क्या है, उस बंदरगाह का नाम क्या है? तो उसका नाम है सिटवे पोर्ट। क्या नाम है? सिटवे पोर्ट, जानते हैं। तो भारत और म्यांमार 2021 की पहली तिमाही में म्यांमार के राखिन राज्य में सिटवे बंदरगाह की परिचालन की दिशा में काम कर रहे हैं। देन सिटवे पोर्ट 2016 में बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, जो सिटवे पोर्ट है इसको इंडिया ने 2016 में बनाने की बात कही थी। कैपिटल ऑफ रैखाइन स्टेट कहाँ पर है? तो रैखाइन स्टेट म्यांमार में है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को बंगाल की खाड़ी के साथ मिजोरम से जोड़ेगा। मतलब ये जो पोर्ट है ये भारत को कहाँ से जोड़ेगा? तो ये देख लीजिए, मैंने आपको मैप भी दे दिया है, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, ये बांग्लादेश आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगेन सिटवे पोर्ट जो है, ये पोर्ट यहाँ पर है, म्यांमार में है, रैखाइन स्टेट में, और ये भारत के मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ने का काम करेगा। कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिक्स समिट 2020, मतलब ब्रिक्स समिट 2020 का संचालन कौन करेगा? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रिक्स समिट की डेट्स फाइनल कर दी गई हैं, इस साल के अंत में ये समिट होनी है। तो इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा रशिया। कौन करेगा? रशिया इसकी मेजबानी करेगा। और ये इस बार का कौन सा सम्मेलन है? 12वां। तो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाला है। तो 17 नवंबर 2020 को ये सम्मेलन होगा। पहली बार ये बैठक वर्चुअली करी जा रही है। अभी तक ये बैठक हमेशा साथ में होती थी, फेस टू फेस, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इस बार पहली बार ऑनलाइन हुई है। देन ये इस समय चेयरमैनशिप किसके पास है? तो इसको रशिया होस्ट करेगा। और थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार थीम पूछी जा चुकी है। तो ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी। तो ये इस बार का विषय है, मतलब इस मुद्दे पर चर्चा करी जाएगी। अब ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते ही हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसको जो होस्ट कंट्री करता है वो भी लाइन से होस्ट होता है। जैसे इस बार होस्ट कर रहा है रशिया, तो आर के बाद आगे क्या है? आई। तो अगले साल मतलब 2021 में कौन होस्ट करेगा? इंडिया। 2022 में चाइना, फिर 2023 में साउथ अफ्रीका, फिर वापस बी से ब्राज़ील की बात आ जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में हुई है। कौन से देश समूह के सदस्य हैं? क्वाड। क्वाड का मतलब होता है चार, याद रखिएगा। क्वाड का मतलब क्या होता है? चार। तो क्वाड नाम से, जैसे G20 नाम से ग्रुप है, वहाँ 20 देश हैं। G7 नाम से ग्रुप है, वहाँ 7 कंट्रीज हैं। ऐसे ही एक क्वाड, तो क्वाड का मतलब ही चार होता है। तो ये क्वाड एक प्रकार का ग्रुप है। तो इसके विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में हुई है। आपसे पूछा गया क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? तो क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? 4 देश, US, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 लोग मिलकर के क्वाड कंट्री बनाते हैं, क्वाड कंट्री।
समझते हैं इनके बारे में। तो कोरोना वायरस महामारी के बीच फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर द्विपक्षीय चर्चा करने के लिए सभी 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जापान में मुलाकात करी। कहाँ मुलाकात करी? जापान में ये बैठक आयोजित हुई थी। ठीक है, भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया, अमेरिका से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिज पायने और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने प्रतिनिधित्व किया। क्योंकि अगेन जब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट थी विदेश मंत्रियों की, तो चारों जगहों से कौन थे? विदेश मंत्री। और ये दूसरी क्वाड मीटिंग है। पहली क्वाड मीटिंग कब हुई थी? पिछले साल 2019 में। तो क्वाड याद रखिएगा, 4 देशों का एक समूह है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। देन 42वें जीएसटी परिषद की बैठक के समापन पर केंद्र ने राज्यों के बीच इस वर्ष मुआवजे के उपकर के रूप में एकत्र की गई राशि से लगभग, मतलब मैं क्वेश्चन का मतलब बता देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 42वीं जीएसटी परिषद मतलब वस्तु और सेवा कर की एक परिषद बनाई गई है, उस परिषद का समापन हुआ तो केंद्र ने राज्यों को उनका इकट्ठा किया हुआ कितना पैसा वापस करने को बोला है। क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन, अगर मैं यहां पर बात करूं, एक सेस होता है जिसको बोलते हैं कंपनसेशन सेस। क्या बोलते हैं? कंपनसेशन सेस, क्षतिपूर्ति उपकर बोलते हैं। तो अगेन समझिएगा, जब जीएसटी को लागू किया गया तो जीएसटी कौन कौन सी रेट से लिया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन राज्यों ने यहां पर एक बात कही थी कि आप जीएसटी को लागू जब करोगे तो हमें लॉस होगा। तो इन्होंने कहा तुम्हारा जो लॉस होगा उसके लिए हम एक अलग से टैक्स बना देंगे, कंपनसेशन सेस, जो इसके ऊपर लिया जाएगा। 28% के ऊपर जो कर लिया जाता है उसको कंपनसेशन सेस बोलते हैं। ये इकट्ठा करती है केंद्र सरकार और इसको वापस करना होता है किसको? राज्यों को। तो वही पैसा वापस किया गया है। तो वो कितना पैसा है? 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपीस तुरंत बांटने का निर्णय किसने किया? केंद्र ने किया है। ये बात याद रखिएगा। तो केंद्र इस वर्ष मुआवजे के उपकर के रूप में एकत्रित की गई राशियों से राज्यों को लगभग कितने रुपए देगा? 20,000 करोड़ रुपए देगा। अब 42वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद यह घोषणा की गई। और याद रखिएगा, जो भी जीएसटी परिषद है, इस परिषद का कभी अध्यक्ष पूछ लें तो याद रखिएगा, देश का जो वित्त मंत्री होता है वही इस परिषद का अध्यक्ष होता है। देन 17-18 के लिए एकीकृत जीएसटी की दिशा में अभी 17-18 के लिए सरकार ने वादा किया था कि जो लॉस होगा वो देंगे। तो 25,000 करोड़ रुपए और भी दिया जाएगा आगे चल करके। ये बात आप लोग याद रखिएगा। देन अगेन साथ ही राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि अगले साल 1 जनवरी से 5 करोड़ रुपए से कम सालाना कारोबार करदाताओं को मासिक जीएसटीआर 1 और मासिक जीएसटीआर 3B रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिनका सालाना कारोबार 5 करोड़ से कम होगा तो जीएसटी, जैसे इनकम टैक्स के लिए आईटी रिटर्न भरते हैं, ऐसे जीएसटी के लिए जीएसटी रिटर्न भरते हैं। तो जीएसटीआर नाम से 3B रिटर्न और जीएसटीआर के नाम से 1 रिटर्न, ये 2 रिटर्न इनको नहीं भरने हैं जो 5 करोड़ से कम वाले हैं। देन नीति आयोग, द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री और ने भारत पीवी एज 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया। मतलब भारत पीवी एज 2020 ये एक बैठक आयोजित की गई, शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें नीति आयोग ने भाग लिया और जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है ये। और तीसरा कौन था यहाँ पर? तो तीसरा था इन्वेस्ट इंडिया। कौन था? इन्वेस्ट इंडिया। तो तीनों ने मिलकर के इस मीटिंग को किया है, समझिएगा। तो नीति आयोग, द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री और इन्वेस्ट इंडिया, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के लिए एक गैर लाभकारी उपक्रम है, ने भारत पीवी एज 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। आयोजन कब आयोजित हुआ? तो ये 6 अक्टूबर को आयोजित हुआ है दोस्तों। और इंडिया पीवीएच पूछा जाए किससे संबंधित है, तो यहां पर यह सम्मेलन आयोजित हुआ है किस लिए? सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। इंडिया में जो सौर ऊर्जा के जो सेल होते हैं ना, उन सेल को विकसित करने के लिए ये जो है टाई अप किया गया है, ये मीटिंग करी गई है। देन एनसीईआरटी ने निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ डेफ बच्चों के लिए, डेफ का मतलब है बहरे,
ठीक है, डीव बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है बहरे। तो बहरे बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री उपलब्ध बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये समझौता हस्ताक्षर किसके साथ, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में ये संस्था उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो संचार के पसंदीदा प्रारूप में बहरे बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री सुलभ बनाने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र और एनसीईआरटी, ठीक है, के बीच एक ऐतिहासिक समझौता साइन किया गया, जहां पर क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये जो मटेरियल है वो बनाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। देन भौतिकी, फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज का आ गया कि नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको किसको दिया गया है। तो नोबेल प्राइज फिजिक्स में इस बार किसको दिया गया, 3 लोगों को, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज, ये 3 लोगों को दिया गया, जानते हैं इनके बारे में। तो जो पुरस्कार है ना, वो आधा कौन लेगा, जो पुरस्कार का अमाउंट मिलेगा वो आधा अमाउंट लेंगे रोजर पेनरोज, और बचे हुए आधे में ये दोनों लोग लेंगे, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। और ये अवार्ड कौन प्रदान करता है, तो पीस को छोड़ करके बाकी सभी पुरस्कार स्वीडन प्रदान करता है। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने प्रदान किया। किस, अब अगेन इनको किस लिए दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तो वो बात आप सभी लोग यहां पर याद रखिएगा। तो अगेन रोजर पेनरोज, इनको किस लिए मिला, फॉर द डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबोस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब अपनी खोज के लिए कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है, इसके लिए रोजर पेनरोज को मिला है। देन रेनहार्ड जेंजल और एंड्रिया गेज, ये दोनों अमेरिका से ही हैं, इनको किस लिए मिला है, तो फॉर द डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंचुरी ऑफ द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी, हमारी जो आकाशगंगा है उसके केंद्र में एक विशालकाय सघन वस्तु की खोज के लिए ये पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। देन निम्नलिखित में से किससे इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने किसको लाइफ टाइम अवार्ड प्रदान किया है, तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है रतन टाटा को। किसको, रतन टाटा को, जानते हैं इसके बारे में। तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस आइकन रतन टाटा को भारत अमेरिका के बीच रिलेशंस में उनकी अग्रणी भूमिका और ग्लोबल लीडरशिप में उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को प्रदान किया है, ठीक है। और अगेन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडिविजुअल को यह पुरस्कार दिया गया, इंडिविजुअल का मतलब एक व्यक्ति को, वरना यह किसी संस्था को दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आईएसीसी के बारे में। आईएसीसी तो जो चैम्बर है उसके बारे में। तो इंडियन नेशनल प्रेसिडेंट इसके कौन है, पूरन चंद्र राव सुरापनेनी, और हेडक्वार्टर कहां पर है इसका, मुंबई महाराष्ट्र में इस संस्था का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। देन निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है। तो जो ऑनलाइन यहाँ पर ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें किसने गोल्ड जीता है, तो ये गोल्ड जीता है यशस्विनी सिंह देशवाल ने। और किसमें, सेम एज 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है, याद रखिएगा। देन निम्नलिखित में से किसे BCAS के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब BCAS क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। सिविल एविएशन का मतलब है नागरिक उन्नयन, उन्नयन मतलब जो प्लेन वगैरह उड़ते हैं ना, उनकी जो संबंधित संस्था है उसको हम सिविल एविएशन बोलते हैं। तो सिविल एविएशन सिक्योरिटी का ये ब्यूरो है। तो कौन अध्यक्ष बना है इसका, MA गणपति। MA गणपति जानते हैं इसके बारे में। तो भारत सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी MA गणपति को नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अब ये जगह खाली थी क्योंकि राकेश अस्थाना इसके हेड थे, और राकेश अस्थाना को वर्तमान में क्या बना दिया गया, BSF का हेड, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसके प्रमुख बन गए राकेश अस्थाना। कब, अगस्त 2020 में। तब से ये सीट खाली थी, तो इस सीट को भरने के लिए कौन व्यक्ति आ गए, MA गणपति,
MA गणपति। देन निम्नलिखित में से किसने जीनोम संपादन विधि विकसित करने के लिए रसायन में 2020 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है केमिस्ट्री के बारे में, नोबेल प्राइज के बारे में। तो ये जो जीता है वो किसने जीता है? इमैनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डाउडना, जेनिफर ए डाउडना। तो जान इसको भी कौन देता है? तो स्वीडन ही देता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस प्रदान करती है। इमैनुअल शार्पेंती और जेनिफर ए डाउडना को इस बार का पुरस्कार मिला। किस लिए मिला? तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ रेवोल्यूशनरी टूल फॉर जीनोम एडिटिंग। तो जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। देन विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड दिया गया। उत्पाद का ब्रांड क्या है? जो भारत का कॉटन है पूरे विश्व में फेमस है, तो अब उसकी फेमस सिस्टम को और आगे बढ़ा दिया गया है। आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय कपास को एक नाम दिया गया है, मतलब भारतीय कपास अब पूरे विश्व स्तर पर उसी नाम से जानी जाएगी। तो भारतीय कपास को जो नाम दिया है उसका नाम है कस्तूरी कॉटन। क्या नाम है? कस्तूरी कॉटन। याद रखिएगा, कस्तूरी कॉटन क्या है? एक चमकदार, कोमलता, शुद्धता, चमक, विशिष्टता और भारतीयता का ये प्रतिनिधित्व करेगा। अगेन दूसरे विश्व कपास दिवस के अवसर पर, ये कब हुआ है? 7 अक्टूबर को हुआ है विश्व कपास दिवस। तो इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने 7 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया है। अब जो भारत की कपास है, जो कॉटन है, दिमाग में आपको सिर्फ नाम रखना है कि कस्तूरी कॉटन के नाम से उसको जाना जाएगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले में स्थित सिद्धार्थनगर रेलवे का स्टेशन निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को बदल कर रखा गया है? मतलब एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया। जैसे आप जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम रख दिया गया, ठीक है, जो रेलवे स्टेशन था, ठीक है, उसका नाम क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। तो सेम एज यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन नाम किया गया, किसका नाम बदल के? नौगढ़ रेलवे स्टेशन। कौन सा? नौगढ़ रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है? सिद्धार्थनगर में, सिद्धार्थनगर जिले में था, तो इसका नाम बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अब कई नाम बदले गए हैं अभी हाल ही में, देख लीजिएगा। हुब्बाली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? सिद्धरोधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विसेज का नाम बदल करके इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे एग्जाम के लिए याद रखिएगा, ठीक है, कि IRMS का नाम बदल करके क्या रखा गया? तो IRHS याद रखिएगा। देन अहमदाबाद में एक इनकम टैक्स सर्किल पर फ्लाईओवर बनाया गया, उसका नाम अरुण जेटली फ्लाईओवर कर दिया गया। देन अहमदाबाद में ही अंजलि क्रॉस रोड पर एक फ्लाईओवर है, उसका नाम सुषमा स्वराज जी के नाम पे कर दिया गया। भोपाल मेट्रो रेल का नाम राजा भोज मेट्रो कर दिया गया। देन नया रायपुर नाम से जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में जगह है, तो उसको अटल नगर कर दिया गया। देन हजरतगंज चौराहा जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, उसका नाम बदल करके अटल चौक कर दिया गया, क्योंकि अटल जी लखनऊ से बिलोंग करते थे। देन देवघर एयरपोर्ट जो कि कहाँ पर है? झारखंड में, इसका नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी एयरपोर्ट कर दिया गया। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदल करके महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कर दिया गया। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया। मंडुआडीह जो कि बनारस में था, तो मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदल के बनारस स्टेशन कर दिया गया। तो ये इतनी चीजें थी आपके सामने ऑप्शन में। देन उस अमेरिकी कवि का नाम बताइए जिसने साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, साहित्य के लिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार किसे मिला है? लुइस ग्लुक को। किसको? लुइस ग्लुक को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और किस अगेन तो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए मिलता है, पर्टिकुलर कोई किताब या कोई बुक इन्होंने नहीं लिखी है जिसके लिए मिला हो, तो ये अमेरिकन पोएट हैं लुइस ग्लुक, जिनको इस बार का लिटरेचर प्राइज दिया गया है। लिटरेचर प्राइज भी कौन प्रदान करता है? स्वीडिश एकेडमी, स्टॉकहोम स्वीडन। जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज वो दूसरी थी, ये भी एक स्वीडिश एकेडमी है, स्टॉकहोम स्वीडन में ये प्रदान करती है।
तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही है। इस नंबर को याद रखिएगा, ये आपके लिए फ्री गाइड प्रोग्राम है। गाइडली की तरफ से लॉन्च किया गया फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां पर आपको कोई भी अपने करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हैं। 24/7 ये चैनल आपके लिए डेडिकेटेड है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।